ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट वन शॉट खत्म करने वाले हैं। और ये चैप्टर इतना बढ़िया, इतना इजी चैप्टर है ना कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा है ही नहीं कि हमें याद करने की कोशिश हो। जिसमें चैप्टर 1 और 2 में तो फिर भी मान सकता था कि भाई बहुत सारी थ्योरी वोरी हो गई, अप्रोचेज हैं, इतनी हैं, तो भाई कैसे कैसे याद करें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी सा ये चैप्टर है, जिसमें कि गिनती के 4 ऐसे टॉपिक है जिसमें थोड़ा-सा याद करने का काम आ जाएगा और थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल शब्द हैं। बाकी तो पूरे का पूरा चैप्टर ऐसा है कि भाई साहब, एक बच्चा अगर कॉमन सेंस लगा के भी आंसर लिख दे ना, तो भी बहुत चांस है कि सही हो जाएँगे। ठीक है? तो वो 4 टॉपिक कौन से हैं? पहले वाली स्लाइड पे आपके लिए रख दिए हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है, दूसरा गैस मॉडल है, तीसरा साइकोन्यूरोइमोलॉजी या फिर इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम, और चौथा आ जाता है अपना कोपिंग विद स्ट्रेस। तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जिसमें कि थोड़ा-सा लाइक मतलब लर्निंग वाला या थोड़ा-सा की टर्म वगैरह ये देखनी पड़ेंगी। बाकी बहुत ही ईज़ी चैप्टर है पूरे का पूरा। ये भी बहुत ईज़ी है, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है, बट हाँ, ये 4 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है? इसके बाद अब सीधा चालू करते हैं चैप्टर को, और बढ़िया चैप्टर है, आराम से अपना लीड वीड लगा के बैठ जाओ और बस बातों को मेरी अपने ध्यान से सुनना है और अपने आप आपको सारी बातें समझ आती चली जाएँगी। ठीक है? तो लर्निंग की अभी माइंड में नहीं रखना कि भई मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे नंबर आएँगे, मैंने याद करना है, नहीं। अभी जब तक ये वीडियो चल रही है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने की कोशिश करनी है कि ये बंदा मुझे कुछ बताना चाह रहा है यार, तो मैं समझूँ कि भई क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो आपने समझना है। तो अब सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में क्या आता है? स्ट्रेस। तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस नाम है ना, तो भाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऐसा कौन-सा चैलेंज है, जो हम सब लोग फ़ील करते हैं? आजकल तो बच्चे बचपन से ही करने लग गए हैं फ़ील। तो भाई साहब, स्ट्रेस वो शब्द सबसे पहले हमारे सामने आता है। स्ट्रेस ऑब्वियसली हम सबको पता है, आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, मम्मी-पापा की ज़िंदगी में भी है, भाई-बहन की ज़िंदगी में भी है। स्ट्रेस से कौन नहीं जूझ रहा आज के टाइम पे? तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस एक इंसान का ऐसा पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स होता है, हमारा एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है, जो कुछ भी हम रिस्पॉन्स करते हैं वही है स्ट्रेस। पर रिस्पॉन्स किस चीज के लिए कर रहे हैं? टुवर्ड्स एनी ऑफ द स्टिमुलस, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम हिला दे, शेक कर दे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को शायद पता होगा। इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक तरीके का बैलेंस, है ना? जैसे इकोनॉमिक्स में होता है जहां डिमांड और सप्लाई मीट होती है, तो वैसे ही बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एक इंसान का इक्विलिब्रियम क्या हो गया कि भाई साहब, एक मेंटल बैलेंस होता है हमारे दिमाग में। तो वो जब मेंटल बैलेंस हिल जाता है, वो जब इक्विलिब्रियम हिल जाता है कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी बॉडी का वो बैलेंस हिल गया, तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो कुछ भी मैं रिएक्शन करूँगा, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पर हो या बिहेवियरल व्हाटएवर, किस भी तरीके से मेरी बॉडी, मैं एज़ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करूँगा, वो रिस्पॉन्स ही मेरा स्ट्रेस होता है। तो मतलब कि स्ट्रेस क्या है? ऐसा पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज या फिर रिस्पॉन्स विस जो भी हम उसे कह सकते हैं, कि जो भी रिस्पॉन्सेज हम करते हैं किसी भी ऐसे इवेंट के लिए, जो इवेंट हमारे इक्विलिब्रियम को हिलाने की क्षमता रखता हो। जैसे कि एक बच्चा यूपीएससी के लिए बहुत सालों से प्रैक्टिस कर, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। ये फेल हो जाना ऐसे बड़े एग्जाम में, ये एक ऐसा इवेंट है कि आपका इक्विलिब्रियम हिल सकता है अंदर से। तो ऐसे इवेंट के बाद हमें स्ट्रेस होता है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि लेट्स से भाई बहुत लंबे समय तक से किसी का रिलेशन चल रहा है बहुत बढ़िया, और सडनली लड़का या लड़की जो भी है, कोई एक उन दोनों में से किसी को छोड़ के चले जाता है, धोखेबाज निकल जाता है। तो ये सिचुएशन क्या होगी? इतनी बड़ी सिचुएशन है कि भाई साहब, आपका इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली हिल जाएगा। तो जब आपका इक्विलिब्रियम हिल गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसने आपके इक्विलिब्रियम को हिला दिया, आपके बैलेंस को हिला दिया, तो उसके बाद अब जो कुछ भी आपकी बॉडी करेगी, उसको, उस रिस्पॉन्स को आप नाम दोगे स्ट्रेस। अब इसके बाद एक और शब्द मिलता-जुलता यहाँ पर आता है, जिसको समझना ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेसर्स। तो स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स कोई भी ऐसा इवेंट है जो कि हमारे अंदर ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को पैदा करवाता है। यानी कि जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल आपको दिया कि कोई लड़की छोड़ के चले गई, लड़का छोड़ के चले गया, मतलब कोई ब्रेकअप हो गया किसी का, तो ये ब्रेकअप होना अपने आप में स्ट्रेसर हो गया। यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, वो सिचुएशन अपने आप में स्ट्रेसर हो गई। तो मतलब जो भी सिचुएशन की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, उस सिचुएशन को हम स्ट्रेसर कहते हैं। ठीक है? तो मतलब कि स्ट्रेसर क्या हो गया? ऑल द इवेंट्स व्हिच कॉजेस आवर बॉडी टू प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, उसे स्ट्रेसर कहा जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक सिंपल सी टर्म है, जिसको कि हम बोलते हैं कि रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मतलब बहुत तरीके के होते हैं। इंटरनल स्ट्रेसर मतलब जब कोई हमारा साइकोलॉजिकल तरीके की स्ट्रेस हमें हो रही होती है, वो सारे इंटरनल अपने स्ट्रेसर होते हैं। बट अगर कोई बाहरी स्ट्रेसर है, लेट्स से भाई किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया,
तो एक्सीडेंट के बाद जो जब हम फील कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, कि आई एम इन स्ट्रेन। तो बेसिकली रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज नोन एज स्ट्रेन। इतनी सी बात बस हमने याद रखनी है। तो कई बार मतलब एक नंबर में क्वेश्चन आया था कि भाई स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन इज जस्ट द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बहुत ही बढ़िया सी बात एक और पता चली कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। यानी कि बुरे वाला स्ट्रेस तो हम सभी जानते हैं, जिसको नाम दिया जाता है डी स्ट्रेस, जो कि हमारे लिए बुरा होता है स्ट्रेस। जब हम जैसे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो बहुत ओवर स्ट्रेस जब हमें किसी चीज़ का हो जाता है, तो उसको हम डी स्ट्रेस का नाम देते हैं। जो कि जिसको कैसे बोला जाता है, बॉडी के वेयर एंड टियर की वजह से हो जाता है। यानी कि एक पूरी दिन में मान लो कि भई आज आपकी बहुत सारी ट्यूशन क्लासेस हैं एक दिन में, स्कूल में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मतलब बॉडी अपना चल रही है, हम अपना ज़िंदगी में रोज़मर्रा की काम अपने कर रहे हैं, उनके बीच में कई बार हमें जो स्ट्रेस हो जाता है, काम करते-करते ही कुछ, कि भई आज इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया यार, तो इस वजह से स्ट्रेस हो गई, है ना? तो ऐसे सारे स्ट्रेस को हम डी-स्ट्रेस का नाम देते हैं। मतलब इन शॉर्ट बुरा स्ट्रेस, जो भी कोई बुरा स्ट्रेस है, जो भी ऐसा स्ट्रेस है कि उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है, ऐसे हर स्ट्रेस को हम डी-स्ट्रेस का नाम देते हैं। यानी कि एक बुरी तरीके का स्ट्रेस। एक बच्चे को एग्ज़ाम आता है, सब कुछ आता है, पर वो टेंशन इतनी ले ले पेपर की और उसकी वजह से बल्कि आता-आता भी उसको भूल जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम डी-स्ट्रेस का नाम देते हैं। ठीक है? बुरा स्ट्रेस, डी-स्ट्रेस। अब एक अलग टॉपिक जो हमें पता चला वो ये था कि भाई साहब एक चीज़ यूस्ट्रेस भी होती है। यूस्ट्रेस ऐसे स्ट्रेस को कहा जाता है जो कि एक इंसान के लिए अच्छा होता है। अब ये भी होता है। तो अच्छा कैसे हो सकता है स्ट्रेस हमारे लिए? बहुत ही बढ़िया तरीके से चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया गया है। मान लो कि एक बच्चा रोड पार कर रहा है, ठीक है? तो आप रोड पार कर रहे हो और अगर वो थोड़ा-सा जो स्ट्रेस होता है हमें, कि यार इधर से आके ना गाड़ी कोई ठोक के ना चले जाए हमें, वो स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो स्ट्रेस ना हो, बढ़िया कान में लीड लगा के अपना जो रेड लाइट नहीं देखी, कुछ नहीं देखा और अपना बढ़िया अपनी ही चौड़ में चली जा रहे हो सड़क पे, तो भाई साहब कोई इधर से गाड़ी-वाड़ी वाला आके ठोक जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी होता है हमारे लिए, उसकी वजह से हम ट्रैक पे रहते हैं, हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है किसी काम को करने की। अभी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है आपके अंदर पेपर-वेपर का, या मतलब आज के टाइम पर समझने के लिए तो कौन ही देखता है। अगर आप समझने के लिए देख रहे हो टॉपिक को तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हो एटलीस्ट तो भी चलो अच्छी बात है। कई लोग तो इतना भी नहीं करते हैं, तो मतलब कि ह्यूज स्ट्रेस है ये आपके ऊपर, जिस वजह से अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस वजह से आप स्कूल जाते हो, जिस वजह से आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपको वो थोड़ा-सा स्ट्रेस है कि यार अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊँगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है और इस स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो एक ऐसा मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो कि हमें ट्रैक पे रखता है, हमारे लिए एज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर काम करता है, जिस वजह से हम कामों को कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेस जो गुड स्ट्रेस होता है, जो हमारे लिए अच्छा स्ट्रेस होता है, उसे यू स्ट्रेस का। ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पहले आपको करवा रहा हूँ, बाकी के ईज़ी टॉपिक्स पे बाद में चलेंगे। अगला टॉपिक अब आता है लेज़रस की जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है वो। तो लेज़रस एक मतलब साइकोलॉजिस्ट था, इसने अपने कलीग्स के साथ मिलके बहुत ही बढ़िया सी एक थ्योरी दी हमें स्ट्रेस की। इसने क्या बोला है कि स्ट्रेस एक ऐसा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना लोगों का। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हर किसी के लिए अलग-अलग हो। तो मतलब कि स्ट्रेस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो भाई हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। यानी कि सेम सिचुएशन किसी के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, किसी के लिए स्ट्रेसफुल नहीं हो सकती। अगर स्ट्रेसफुल है भी तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी, किसी के लिए थोड़ी कम स्ट्रेसफुल होगी। अब इसने अपनी थ्योरी में हमें कैसे ये बात को बताई वो हमने समझना है। इसने बोला कि हर इंसान स्ट्रेस को अलग-अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है और वो कैसे करता है? 2 तरीकों से करता है, 2 स्टेप में करता है। सबसे पहले एक इंसान प्राइमरी अप्रेज़ल करता है और प्राइमरी अप्रेज़ल करने के बाद वो सेकेंडरी अप्रेज़ल करता है। प्राइमरी अप्रेज़ल और सेकेंडरी अप्रेज़ल, ये 2 तरीके के अप्रेज़ल दिए उसने अपनी थ्योरी में। प्राइमरी अप्रेज़ल का मतलब, अब सबसे पहले अप्रेज़ल का मतलब क्या होता है? अप्रेज़ल का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, कि किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, उसको हम अप्रेज़ल कह सकते हैं। तो मतलब कि अप्रेज़ करना किसी सिचुएशन को, मतलब समझने की कोशिश करना, थोड़ा-सा एनालिसिस वगैरह करना किसी चीज़ का, वो मतलब होता है इस शब्द का, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्राइमरी अप्रेज़ल करते हैं। प्राइमरी अप्रेज़ल जो शब्द दिया इसने, लेजर्स ने, वो इस सिचुएशन को दिया है कि जब एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कर रहा हो, एनवायरनमेंट को समझ रहा होता है, उस सिचुएशन का नाम इसने दिया है प्राइमरी अप्रेज़ल। तो प्राइमरी अप्रेज़ल में हमने 3 चीज़ों में से किसी एक कैटेगरी में रखना होता है अपनी चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि जो भी कुछ एनवायरनमेंट में बदल रहा है, अगर सब सेम रहता फिर तो हमें स्ट्रेस नहीं हो सकता था ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। यानी कि कोई फेल हो गया या कोई पास हो गया या भाई मम्मी ने कुछ कह दिया, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को या तो पॉजिटिव तरीके से हम परसीव करते हैं
या नेगेटिव और या फिर न्यूट्रल। तो यानी कि इन 3 कंडीशंस में से किसी एक में हमें रखना होता है अपने दिमाग में किसी चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसे हम कहते हैं प्राइमरी अप्रेज़ल कि अगर जो सिचुएशन आस-पास मेरे बदल रही है, क्या वो मेरे लिए पॉज़िटिव है? कि लेट्स से मम्मी ने कोई गिफ्ट ला के दिया मुझे क्रिसमस पे, तो भाई ये तो अच्छी सिचुएशन है ना, ये तो पॉज़िटिव सिचुएशन हो गई, तो इससे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, तो इसमें खत्म कर देते हैं हम। मतलब यानी कि अगर हमने किसी सिचुएशन को पॉज़िटिव कह दिया, तो वहाँ पे हम सेकेंडरी अप्रेज़ल पे नहीं जाएँगे। फिर अब कोई सिचुएशन मेरे लिए लेट्स से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि वो कोई पड़ोसी है और पड़ोसी के घर में कुछ हो गया, तो वो सिचुएशन से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है ना, तो वो सिचुएशन मेरे लिए न्यूट्रल हो गई भई, मतलब मेरा कोई उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो न्यूट्रल सिचुएशन की वजह से भी हमें स्ट्रेस नहीं हो सकता है, तो इसलिए तब भी हम सेकेंडरी अप्रेज़ल पर नहीं जाएँगे। स्ट्रेस कब होगा? नेगेटिव सिचुएशन। तो अब अगर हमने किसी सिचुएशन को परसीव किया एज़ अ नेगेटिव, तब हमें सेकेंडरी अप्रेज़ल पे जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे लेज़रस ने नेगेटिव को भी थोड़ा-सा और डीप में समझाने की कोशिश करी है कि भाई नेगेटिव सिचुएशन मतलब क्या? तो उसने बोला नेगेटिव सिचुएशन मतलब 3 चीज़ें। या तो वो सिचुएशन हार्म की सिचुएशन होगी, या वो सिचुएशन थ्रेट की सिचुएशन होगी और या वो सिचुएशन चैलेंज की सिचुएशन होगी। हार्म का क्या मतलब होता है? हार्म मतलब उसने बताया कि जो कोई गलत चीज़ हो चुकी है, यानी कि कोई बुरी दुर्घटना अगर ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस वाले सिनेरियो को हम बोलते हैं हार्म का सिनेरियो। हार्म मतलब चोट पहुँची, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे हार्म हुआ, मतलब हो चुका है, कुछ गलत हो चुका है। लेट्स से कोई बच्चा फेल हो चुका है तो मतलब वो हार्म की सिचुएशन है। और लेट्स से कि वो जो बैक बेंचर था, जिसे अभी पता चला है कि कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और उसे पता ही नहीं था, वो किसी होश में ही नहीं था अपने, तो उसके लिए वो सिचुएशन होगी सीधा थ्रेट की। थ्रेट का क्या मतलब होता है कि कोई हार्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है। तो कुछ गलत अगर बस होने ही वाला है, कोई नेगेटिव चीज़ अगर बस होने ही वाली है, दुर्घटना होने ही वाली है, उस सिचुएशन को नाम दिया जाता है थ्रेट की सिचुएशन, ठीक है? फिर तीसरी नेगेटिव चीज़ आती है चैलेंज। अब चैलेंज बाकी दोनों से थोड़ा अच्छा है, पर ये भी अल्टीमेटली हमें स्ट्रेस देता है किसी न किसी तरीके का, इसलिए हमने इसे भी यानी कि लेज़रस ने इसे भी नेगेटिव में ही रखा है। तो चैलेंज की सिचुएशन क्या होती है? चैलेंज की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि एक सिचुएशन ऐसी है जो कि थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है और जो अपने साथ एक अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो लेके आती है। यानी कि जो एग्ज़ाम की सिचुएशन है, फर्स्ट बेंचर के लिए भी नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बेंचर को बिल्कुल डर नहीं लगेगा, उसको बल्कि ज़्यादा डर लगता है कई बार। तो फर्स्ट बेंचर को डर इसलिए लगेगा क्योंकि और उसको वो स्ट्रेस इसलिए होगा क्योंकि उसने सिचुएशन को एज़ अ चैलेंज देखा है। उसे पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को आता है सब, फिर भी थोड़ा-सा एक मन में है कि यार पक्का तो नहीं पता ना कितने नंबर आएँगे मेरे या क्या होगा, है ना? तो मतलब ऐसी थोड़ी-सी जो मुश्किल सिचुएशन है, जो अपने साथ अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो लेके आती है कि अगर मैंने ये पार कर लिया, तो फिर तो मैं और बेटर हो जाऊँगा और बढ़िया मुझे फ़ील होगा। ऐसी सिचुएशन को चैलेंजिंग सिचुएशन जो हमें और बेटर होने पे मजबूर करती हैं, जो थोड़ी-सी मुश्किल होती हैं, ऐसी सिचुएशन को चैलेंज की सिचुएशन कहा जाता है। तो चैलेंज, थ्रेट और हार्म ये 3 तरीके की सिचुएशंस को हम बोलते हैं नेगेटिव सिचुएशंस। तो यानी कि प्राइमरी अप्रेज़ल में क्या था कि एक इंसान अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में रखने की कोशिश करता है, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। अगर नेगेटिव सिचुएशन वो बोलता है, तो नेगेटिव बोलने का मतलब या तो उसने सिचुएशन को एज़ अ हार्म परसीव किया है, या एज़ अ थ्रेट और या फिर एज़ अ चैलेंज। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक आपने परसीव कर लिया सिचुएशन को, तो फिर आप जाओगे सेकेंडरी अप्रेज़ल पे। अब सेकेंडरी अप्रेज़ल क्या है? सेकेंडरी अप्रेज़ल में लेज़रस ने बताया कि एक इंसान अपने आप को अब एनालिसिस करता है। यानी कि अब सेकेंडरी अप्रेज़ल में आप अपने खुद का एनालाइज़ करते हो, खुद को समझने की कोशिश कि भाई देख नेगेटिव सिचुएशन तो आ गई है, या तो कोई हार्म हो गया है या कुछ होने वाला है और या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे सामने खड़ी है। तो भाई अब तू कितना तैयार है? क्या तेरे पास रिसोर्सेज़ हैं? जो भी मतलब तुझे चाहिए इस सिचुएशन से डील करने के लिए? तेरी क्या कोपिंग एबिलिटी है? कोपिंग एबिलिटी को भी आगे पढ़ेंगे कि कोपिंग की क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो मतलब कितनी कोपिंग की एबिलिटीज़ हैं? हम कैसे स्ट्रेस से डील करेंगे? क्या-क्या कुछ रिसोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं इसको डील करने के लिए? तो बेसिकली एक इंसान सेकेंडरी अप्रेज़ल में अपनी खुद की कोपिंग एबिलिटीज़ और अपनी रिसोर्सेज़ का एनालिसिस कर कोपिंग एबिलिटी और रिसोर्सेज का एनालिसिस करने का क्या मतलब हो गया कि बेसिकली इन इन सिंपल लैंग्वेज अगर समझें तो भाई बंदा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन तो आ गई, पर क्या मैं तैयार हूँ? कोई बीमारी तो नहीं है मुझे? मैं डील तो कर लूँगा ना इससे? क्या मैं साइकोलॉजिकली रेडी हूँ? क्या मैं फिज़िकली तैयार हूँ? कोई दिक्कत-विक्कत तो नहीं है? मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई तो भाई कैसे करना है अब? प्लान कैसे बनाएँगे? कैसे पार करना है इस एग्ज़ाम को? तो मतलब अब जब आप खुद का एनालिसिस करते हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अप्रेज़ल और इसे लिखना कैसे है कि असेसमेंट ऑफ वन्स कोपिंग एबिलिटी एंड रिसोर्सेज। तो लेज़रस ने क्या बताया कि एक इंसान 2 तरीके से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले वो प्राइमरी अप्रेज़ल करता है
जिसमें कि सिचुएशन को एज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल की कैटेगरी में डिवाइड करता है। अगर वो नेगेटिव कंसीडर करता है, यानी कि इन 3 में से कोई एक चीज़ कंसीडर करता है सिचुएशन को, तब वो सेकेंडरी अप्रेज़ल पे जाता है। तो देन सेकेंडरी अप्रेज़ल में वो अपने खुद का एनालिसिस करता है, खुद को समझने की कोशिश करता है, अपनी कोपिंग एबिलिटी और रिसोर्सेज़ को जानने की कोशिश करता है कि क्या मेरे पास है, कैसे डील करूँगा एंड सो ऑन। तो ये थ्योरी दी थी हमें लेज़रस ने। अब इसने अपनी थ्योरी के साथ 2-3 बातें हमें और बताई। एक इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि भाई ऑल अप्रेजल्स आर सब्जेक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। मतलब कि सब्जेक्टिव अप्रेजल होते हैं। फर्स्ट बेंचर अलग तरीके से परसीव करेगा, लास्ट बेंचर अलग तरीके से, मिड बेंचर अलग तरीके से, और एक लास्ट लास्ट वाले भी ना एक ऐसे तरीके के बच्चे होते हैं जो अपना इस एटीट्यूड में रहते हैं ज़्यादातर, देख ही जाएगी ना क्या हो गया, दिस जस्ट वन पीस ऑफ पेपर, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो उनके लिए सिचुएशन और ही बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो मतलब कि ऑल द अप्रेजल्स आर सब्जेक्टिव, हर कोई अलग-अलग तरीके से सिचुएशन को एनालाइज़ करता है, सबके लिए सब्जेक्टिव होता है। देन इसने 2 बातें और बोली। एक इसने बोला कि भाई ये चीज़ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेसफुल होगी। यानी कि एक ऐसा बच्चा है जो कि लेट्स से 3-4 साल से 10th में बैठा है, 12th में बैठा है, तो उसको अब डर-वर नहीं लगता ज़्यादा। जैसे आपने कोई मूवी-वूवी में देखा होगा, कई बच्चे ऐसे दिखाते हैं कॉलेज में, जो काफ़ी टाइम से कॉलेज में बैठे हैं भाई और पास होने का उनको कुछ पड़ा ही नहीं है ना? तो बेसिकली ऐसे बच्चों को जब वो फेल हो जाएँ, तो ज़्यादा दुःख नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, रेदर देन एक ऐसा बच्चा जो पहली बार फेल हो रहा है। तो नाउ अगला टॉपिक आता है गैस मॉडल, जीएएस मॉडल। जीएएस मॉडल यानी कि गैस मॉडल किसने दिया था? ये हेंस सेले ने दिया और इसकी फुल फॉर्म है जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि हेंस सेले ने एक तरीके से बिल्कुल लेज़रस से उल्टी बात करी है। इसने ये बोला था हेंस सेले ने कि भाई स्ट्रेस एक ऐसा सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स होता है जो कि हर इंसान सेम तरीके से फील करता है। इंसान तो क्या, इसने एक्सपेरिमेंट किया जानवरों पे भी, और इसने बोला भाई जो जानवर एक्सपीरियंस करते हैं, इंसान भी बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंसान अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। इसने बोला इंसान हो या जानवर, सब लोग एक ही तरीके से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो स्ट्रेस इसने इसके इसके हिसाब से क्या है, सिमिलर पैटर्न्स ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्सेस, कि साइकोलॉजिकल कुछ है ही नहीं इसमें लेना देना। ये तो हमारा बस बॉडीली रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस, कि हमारी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और बॉडी हर इंसान की सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो बेसिकली देन इसने बताया कि कैसे वो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो 3 फेजेस में वो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, यानी कि 3 स्टेजेस हैं कुछ, जिसके थ्रू हर इंसान इसी मतलब 3 स्टेजेस से गुजर के स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहली स्टेज आती है अलार्म रिएक्शन की स्टेज। अलार्म रिएक्शन की स्टेज को इसने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का एक एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम होता है। एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, वो सिस्टम हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है। इसको ऐसे समझो कि एक तरीके का बटन है कोई, मतलब बॉडी में, तो जब भी स्ट्रेस आती है ना, तो ये बटन ऑन हो जाता है। जैसे कि स्कूल में जब छुट्टी होती है तो वो बेल बजती है, तो वो बेल बजना का मतलब होता है कि अलार्म रिएक्शन हो गया, कि भाई साहब स्ट्रेस आ गई, तो वो बेल बज गई, हमारे अंदर एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है कि कोई उस तरीके के हार्मोन वगैरह बॉडी में, जो जैसे कोर्टिसोल होता है स्ट्रेस का हार्मोन, तो वो सब बेसिकली रिलीज होने चालू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम इसके अंदर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान फाइट या फ्लाइट मोड के अंदर चले जाता है, कि या तो सिचुएशन से लड़ना है और या फिर यहां से हमें फ्लाइट हो जाना है, मतलब कि भाग जाना है सिचुएशन। तो फाइट या फ्लाइट मोड में हम आ जाते हैं अलार्म रिएक्शन के अंदर। और ये आते क्यों हैं इस मोड में? क्योंकि हमारे अंदर एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बस इतनी चीज है अलार्म रिएक्शन। अच्छा, ये बंदा क्यों ऐसी बातें कर रहा है ज्यादा, कि बॉडीली रिस्पॉन्स या फिर अलार्म रिएक्शन में भी जैसे इसने बॉडी के अंदर की बात बताई? क्योंकि असल में ये बंदा साइकोलॉजिस्ट था ही नहीं, ये था एक तरीके का फिजियोलॉजिस्ट। तो इसको बॉडी की ज्यादा समझ थी, इसलिए इसने इस तरीके से ही अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस का फेज आता है, मतलब सेकंड स्टेज होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, अलार्म रिएक्शन हो गया, हमें पता चल गया कि भाई स्ट्रेस आ गया, हम फाइट या फ्लाइट मोड में चले गए। अब हम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस के साथ लड़ रहे हैं और उसे रोकने की, उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टेज को रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। जैसे कि वर्ड इटसेल्फ सेज कि रेजिस्टेंस मतलब हम रेजिस्ट करने की, रोकने की, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ। इस दौरान जो जरूरी चीज है जो आपने लिखनी है और आपने ध्यान भी रखनी है इस टॉपिक में, वो ये है कि हम अपनी बॉडी की रिसोर्सेज के लिए कॉशियस हो जाते हैं। कॉशियस होने का क्या मतलब होता है कि ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा और ध्यान से अपनी बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं बॉडी की रिसोर्सेज का,
क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी देर तक स्ट्रेस टिकेगा, तो इसलिए हम अपनी बॉडी की रिसोर्सेज के लिए ध्यान से मतलब उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पबजी वगैरह नेट से खेल रहे हो, तो आपको पता है कि अभी गोलियां कम है मेरे पास, तो आप कोशिश करते हो सीधा हेडशॉट मारें कि भाई साहब जल्दी अगला बंदा खत्म हो, और मतलब गोलियां हमारे पास कम है तो वेस्ट नहीं करनी है। गोली ध्यान से मारनी है, इधर-उधर नहीं जानी चाहिए, और सीधा हेडशॉट। मतलब कि कॉशियस हो जाते हो आप अपनी रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी देर तक स्ट्रेस टिका रहेगा और आपने कब तक इससे लड़ते रहना है। तो ताकि रिसोर्सेज बची रहें, वी बिकम मोर कॉशियस। ये सब होता है रेजिस्टेंस के फेज के अंदर। इसके बाद अगली स्टेज आती है एग्जॉशन की स्टेज। एग्जॉशन का क्या मतलब है? एग्जॉशन का मतलब कि जब आपने रेजिस्टेंस की कोशिश तो करी, पर अब आप रेजिस्ट नहीं कर पाए। यानी कि अब फाइनली क्या हो गया कि स्ट्रेस आप पे हावी पड़ गया और दुश्मन बहुत ज़्यादा निकल गए। आपके पास गोलियां 10 थीं, पर दुश्मन तो आगे 40 खड़े थे। तो चाहे आप हेडशॉट भी मारो, तो भी वही काम नहीं हो सकता था। मतलब कि एग्ज़ॉशन तब आता है जब स्ट्रेस लंबे समय तक टिक टिक जाता है और कंटिन्यूअसली हम स्ट्रेस के साथ एक्सपोज़्ड रहते हैं, और अब हम अपनी सारी एनर्जी को, सारी बॉडी की रिसोर्सेज़ को खत्म कर चुके हैं उससे लड़ते-लड़ते। तो इस स्टेज को एग्ज़ॉशन का नाम दिया जाता है, और एग्ज़ॉशन की वजह से हम बर्नआउट की स्टेज पे भी जा सकते हैं। बर्नआउट क्या होता है आगे हम डिटेल में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए बर्नआउट कैसे समझ लो कि जब हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से मतलब हमारी बॉडी ड्रेन्ड आउट हो चुकी है। ड्रेन्ड आउट मतलब जैसे वो ग्लूकोज़ की ऐड आपने देखी होगी कि उसमें दिखाते थे ना कि सूरज पाइप लगा के चूस जाता है सारी एनर्जी अंदर की। तो ऐसी सिचुएशन को बर्नआउट की सिचुएशन कहा जाता है कि आप फिज़िकली भी और मेंटली भी पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल सारी एनर्जी आपकी खत्म हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन को बर्नआउट कहा जाता है। तो एग्ज़ॉशन की वजह से हमें बर्नआउट भी हो सकता है। तो ये 3 स्टेजेस में से होके हर इंसान स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर, ये बताया था एन सेले ने अपने जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल के। ठीक है? अब इस मॉडल को क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया था? जैसे मैंने बताया कि भाई इसने तो सारी ही बात लेज़रस से बिल्कुल अपोज़िट बोल दी, और इसने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और सिर्फ़ फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स पे इम्पोर्टेंस दी, यानी कि बॉडी के अंदर क्या होता है वगैरह, इस तरीके से अपने मॉडल को समझाया और साइकोलॉजी को इग्नोर किया, इसीलिए इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर के अभी तक समझ चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में 3 शब्द आते हैं। साइको मतलब साइकी, साइकी मतलब माइंड, न्यूरॉन मतलब ब्रेन, और देन इम्यूनोलॉजी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम। तो कैसे माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम आपस में लिंक्ड हैं, कैसे स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है, ये सब बातें इस टॉपिक के अंदर हम समझते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, ये जो सब्जेक्ट है साइको इम्यूनोलॉजी, जो कि फोकस करता है ऑन द लिंक बिटवीन माइंड, ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम, और ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे स्ट्रेस इंपैक्ट डालती है हमारे हमारे इम्यून सिस्टम पर। इसके बाद इम्यून सिस्टम को अब हम समझना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और कैसे स्ट्रेस इम्यून सिस्टम वीक करता है, ये सब गेम अब यहाँ से चालू होता है। तो उसको ध्यान से आपने आप सुना। सबसे पहले इम्यून सिस्टम जिस चीज़ से बना है मिलके, उसको सबसे ज़रूरी चीज़ उसके अंदर का जो इंग्रीडिएंट है इम्यून सिस्टम के अंदर का, उसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इनका टेक्निकल नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है हमारे इम्यून सिस्टम। कोविड के टाइम पर तो ये बहुत मतलब फेमस हो गया था इम्यून सिस्टम शब्द, तो आप लोगों को अब असल में पता ही होगा कि क्या है इसका मतलब। तो इम्यून सिस्टम के अंदर व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक टी सेल, दूसरे बी सेल और तीसरे नेचुरल किलर सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल के ही टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग टाइप का ना अलग-अलग कुछ काम होता है। तो टी सेल के क्या काम होते हैं? टी सेल का काम होता है जितने भी बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, इन्वेडर्स होते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं हमारे अंदर के टी सेल्स। यानी कि जितने भी कोई ऐसे बाहरी बैक्टीरिया वगैरह जो भी केमिकल आ रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं टी सेल। इस काम को करने में, उन डिस्ट्रॉय करने में इन्वेडर्स को उनकी हेल्प कौन करता है? टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर एक इस तरीके के सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि टी सेल के ही सब पार्ट हैं, और बेसिकली इनका काम बस इतना ही है कि ये टी सेल्स की मदद करते हैं। अब थोड़ा-सा टेक्निकल जाएँ, बायोलॉजी में जाएँ तो कैसे मदद करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को टी हेल्पर सेल बढ़ा देते हैं ताकि टी सेल अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? अब बी सेल। बी सेल क्या करता है? बी सेल का सिंपल सा हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़।
जैसे आपको कभी कुछ बीमारी वगैरह कुछ हुई हो, तो आपको डॉक्टर एंटीबॉडीज़ देते हैं कुछ, है ना? ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि एंटीबायोटिक होती हैं। वो क्या करती हैं? इस बी सेल के काम को बढ़ा देती हैं। यानी कि हमारे अंदर और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकें जल्दी, इस काम को वो दवाइयाँ बढ़ाती हैं। तो बी सेल का वो नेचुरल काम होता है हमारे अंदर, जो बिना दवाइयाँ खाए, मतलब बी सेल नेचुरली हमारे अंदर करता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम है इसका। सिंपल, ठीक है? इसके बाद आता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल क्या करता है? नेचुरल किलर सेल इस तरीके का व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो कि एक तरीके से स्पेशल सोल्जर है। यानी कि सबसे नहीं लड़ता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वायरसेस और ट्यूमर्स से फाइट करता है, इनसे लड़ता है। टी सेल तो हर तरीके के वायरस, मतलब हर तरीके के बाहरी जो भी कोई हमारे अंदर आ रहा है उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। पर जो नेचुरल किलर सेल हैं, ये इस तरीके के फाइटर हैं, जैसे कमांडो होते हैं ना आर्मी में, कि वो नॉर्मली सिचुएशन में नहीं बुलाए जाते। बट कोई घातक सिचुएशन हो जाए, कोई मतलब उनकी नीड पड़ जाए, तो तब जाके उन स्पेशल सोल्जर्स को हम बुलाते हैं। तो ऐसे ही नेचुरल किलर सेल सिर्फ और सिर्फ वायरस और ट्यूमर से लड़ने का काम करते हैं। अब नेचुरल किलर सेल को ऐसे समझो कि नेचुरल किलर सेल है पॉपई। पॉपई अगर आपने देखा हो तो वो कैसे लड़ता था दुश्मनों से? बाय ईटिंग स्पिनच, है ना? और आजकल के बच्चे छोटा भीम वाले हैं, तो छोटा भीम की अगर मैं एग्जांपल दे दूं, तो छोटा भीम अगर आपने देखा है तो भाई छोटा भीम कैसे लड़ता था? लड्डू खा के, है ना? अब मुझे क्रिटिसाइज मत करना कि मैं छोटा भीम देखता हूं, जैसा आपके लिए एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं। तो बेसिकली छोटा भीम लड्डू खा के लड़ता था या पॉपई स्पिनच खा के लड़ता था। तो इसे जो मर्जी मान लो कि नेचुरल किलर सेल के लिए जो साइटोटॉक्सिटी है ना, वो छोटा भीम का लड्डू है और पॉपई का स्पिनच है। तो मतलब कि नेचुरल किलर सेल अपने अंदर एक ऐसी लिक्विड को रखता है, यानी कि अगर ये नेचुरल किलर सेल है, तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, ये जो येलो-येलो है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम होता है साइटोटॉक्सिटी। और साइटोटॉक्सिसिटी वो एलिमेंट है जिसकी वजह से नेचुरल किलर सेल अपना काम कर पाता है, यानी कि लड़ पाता है वायरसेस से। तो अगर साइटोटॉक्सिटी नहीं होगी नेचुरल किलर सेल के अंदर, तो वो वायरसेस से नहीं लड़ पाएगा। ये डिफेंस देती है हमें इन्फेक्शंस और कैंसर के अगेंस्ट। तो साइटोटॉक्सिटी का हमारी बॉडी के अंदर होना, नेचुरल किलर सेल्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तभी हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा नेचुरल किलर सेल लड़ पाएगा इन्फेक्शंस और कैंसर या किसी भी तरीके के ट्यूमर और वायरस से, राइट? सो बेसिकली साइटोटॉक्सिटी की इंपॉर्टेंस हमें समझ आ गई। अब यहां से मेन गेम चालू होती है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस को पता है कि पॉपई बहुत तगड़ा है, मैं सीधा नहीं लड़ सकता नेचुरल किलर सेल से। तो स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस सीधा जाके अटैक करता है पीछे से साइटोक्सिटी, यानी कि पॉपई की स्पिनिच का डब्बा चुरा के भाग जाता है। तो यानी कि स्ट्रेस हमारे अंदर से साइटोटॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है, साइटोटॉक्सिसिटी को कम कर देता है, साइटोटॉक्सिसिटी को चूस जाता है स्ट्रेस। इस वजह से अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो स्ट्रेस कैसे इम्यून सिस्टम को इंपैक्ट कर रहा है? बाय अटैकिंग द साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द नेचुरल किलर सेल। और रिसर्चेस से ये हमें पता चला है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, उतनी ही कम एक इंसान के अंदर नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिटी होती रहती है। तो अगर नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिटी कम हो जाएगी, तो नेचुरल किलर सेल अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। नेचुरल किलर सेल अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, तो हम वायरस और ट्यूमर से नहीं बच पाएंगे। सो अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को इंपैक्ट डालता है। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी या फिर स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा आपको, राइट? आपकी जिंदगी में भी काम आएगा ये चीज, तो इसलिए स्ट्रेस से बच के रहना है। सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है स्ट्रेस, ठीक है? तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, पर यहां पर फोर्थ पे जाने से पहले छोटी सी ब्रेक ले लो। और मैं भी लगातार बोल रहा हूं कब से, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। 2-3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद दोबारा से आगे चालू करना, ठीक है? ऑलराइट, सो आई होप बढ़िया ब्रेक हो गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं कोपिंग विद स्ट्रेस के टॉपिक है। ये आपका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है? नाउ कोपिंग विद स्ट्रेस, सबसे पहले बात करनी है कोपिंग शब्द पर। कोपिंग शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कैसे डील करते हैं, कैसे कोप करते हैं। बेसिक आपने सुना होगा ना शब्द कि भाई आप कैसे कोप करें सिचुएशन। कोप करने का मतलब होता है डील करना। सो कोपिंग को आप डिफाइन कैसे करना? कोपिंग को ऐसे डिफाइन किया जाता है सिंपली एक जनरल वे में, कि भाई ये डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है टुवर्ड्स स्ट्रेस। स्ट्रेस अपने आप में एक रिएक्शन था किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जो हमारे अंदर के इक्विलिब्रियम को हिला देती है। वैसे ही कोपिंग स्ट्रेस के लिए एक रिस्पॉन्स है, यानी कि जब किसी को स्ट्रेस होता है, तब उसके बाद जो कुछ भी वो करता है जिस भी तरीके से, उसको हम कोपिंग कहते हैं, कि कैसे डील करने की हम कोशिश करेंगे उस स्ट्रेस के साथ। दिस इज द वे ऑफ कोपिंग। तो डायनेमिक इसलिए क्योंकि बदलता रहता है। डायनेमिक चीज को तब बोलते हैं जब बदलती रहती है वो चीज। तो जब हमने पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पर्सनैलिटी इज डायनेमिक, तो इसका मतलब था कि कुछ उसके फीचर बदल सकते हैं।
तो बेसिकली डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत वेग है, बहुत बड़ी और बदलती रहती है ना, तो डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन, यानी कि अगर मम्मी ने डाँट दिया, तो अलग तरीके से कोप करना है वो अपनी उस स्ट्रेस के साथ। और अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो भाई अलग तरीके से कोप करना है उस वाली स्ट्रेस के साथ। ब्रेकअप हुआ तो अलग तरीके से कोप करना है। तो मतलब कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अलग-अलग तरीके की होती है और हम अलग-अलग तरीके से ही हल हर किसी कोप करते हैं, हर अलग-अलग तरीके से। इसीलिए हमने कहते हैं कि ये डायनामिक एक रिएक्शन है। तो एक डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक कि जैसी सिचुएशन उस हिसाब से ही कोपिंग करेंगे। सो डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस इज़ नोन एज़ कोपिंग। तो अब 2 पेयर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हमारे सामने आते हैं जो कि ये समझाने की हमें कोशिश करते हैं कि भाई कोपिंग हम किस-किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले लेज़रस और फोकमैन की थ्योरी समझना चालू करते हैं। ठीक है? लेज़रस ये वही जिसने ये मॉडल दिया था कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। तो लेज़रस और फोकमैन ये 2 पर्सन इन्होंने मिलके एक मॉडल दिया कोपिंग का और बड़ी बढ़िया बात इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि कोपिंग 2 ही तरीके से आप कर सकते हो। यानी कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको अभी फ़ील हो रही है, तो उसको डील करने का, उससे लड़ने का 2 ही ऑप्शन है भाई आपके सामने। एक कि या तो आप प्रॉब्लम को बदल दो, दूसरा कि या फिर आप अपने इमोशन प्रॉब्लम्स के लिए बदल लो। सो आइदर चेंज द सिचुएशन और चेंज योर फीलिंग्स और इमोशंस अबाउट द सिचुएशन। तो बेसिकली इन्होंने 2 बातें बोली। एक इन्होंने बताया कि आइदर यू कैन बी प्रॉब्लम फोकस्ड, यानी कि या तो हम प्रॉब्लम फोकस्ड हो सकते हैं और या फिर हम इमोशन फोकस्ड हो सकते हैं। पहले समझते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड। कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम प्रॉब्लम को ही अटैक कर सकते हैं। लेट्स से कि भाई प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम आ रहा है और मुझे उसके लिए कुछ नहीं आता। तो अब एग्ज़ाम आ रहा है को तो आप नहीं चेंज कर सकते, बट यू कैन अटैक द प्रॉब्लम इन दिस सेंस कि आप इस दिक्कत को ही बदल दो। दिक्कत क्या है कि मुझे कुछ नहीं आता है और एग्ज़ाम आ रहा है। तो इस दिक्कत को कैसे बदल सकते हो, उसको कैसे अटैक कर सकते हो कि आप ये बोलो कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा ना, तो ठीक है, हम पढ़ेंगे। यानी कि अभी जितना भी टाइम मेरे पास बचा है, चाहे सिर्फ़ 1 दिन ही क्यों ना बचा हो, 1 दिन तो है ना, 24 घंटे हैं भाई साहब पूरे, तो ढंग से मैं उसे प्लान करूँगा कि इस दिन ये वाला चैप्टर, इस टाइम पे ये वाला चैप्टर, ऐसे करके ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, वगैरह-वगैरह। पूरा प्लान करके प्रॉब्लम को ही बदल दिया और भाई अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो सब आता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आइदर यू कैन चेंज द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आप उसे अटैक करो, आप उसको सॉल्यूशन तक पहुंचो, आप कोई स्ट्रेटजी बनाओ और सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करो। दिस इज नोन एज प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच टू डील विद स्ट्रेस। ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि ये काम ही नहीं आ सकती, या मतलब कई बार हम ये नहीं करते, कई लोग ये नहीं करते। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज आवर इमोशंस अबाउट द प्रॉब्लम। यानी कि हम इमोशन फोकस हो सकते हैं। हम अपनी इमोशनल डिस्ट्रप्शन को जो उसके उससे होनी थी, जो दिक्कत होनी थी हमें इमोशनली, उसको रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं, जिनको लगता है कि एग्जाम में पास नहीं हो सकते, अब मतलब कि भाई दिक्कत है थोड़ा और नहीं कर पाएंगे हम इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ठीक फील कराने के लिए बिल गेट्स का कोट सर्च करते हैं, है ना? ज़्यादातर बच्चे ये काम करते हैं, मैंने देखा है। कि भाई साहब, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर है। बिल गेट्स भी तो ऐसे था, वो ड्रॉप आउट था। पर भैया वो ड्रॉप आउट कौन-सी यूनिवर्सिटी का था, किस टाइम पर जाकर हुआ है, किस कंडीशन में जाके हुआ है, उसकी फैमिली कैसी थी और कितनी वो बुकें पढ़ता था, ये सब भी तो देखो। तो बेसिकली खैर ये तो अलग बात हो गई, पर मुद्दा क्या था कि इमोशन फोकस में हम अपने इमोशन को बदलने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन के लिए। अब एंडलर और पार्कर ने लगभग तो भाई बिल्कुल बात सेम बोली है, जैसे कि लेज़र्स और फोकमैन की थी। तो टास्क ओरिएंटेड इज सेम लाइक जो भी सब बातें मैंने प्रॉब्लम फोकस में बताई, और इमोशन ओरिएंटेड इज सेम लाइक जो बातें मैंने इमोशन फोकस में बताई। ये बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? तो बस शब्द उन्होंने अलग इस्तेमाल कर दिए, टास्क ओरिएंटेड बोल दिया प्रॉब्लम फोकस को कि भाई टास्क ओरिएंटेड हो जाते हैं, सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और इमोशन ओरिएंटेड में अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की, कम करने की, बदलने की कोशिश हम करते हैं। देन अवॉइडेंस ओरिएंटेड क्या होता है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड अप्रोच का ये मतलब होता है कि इन दोनों का एक मिड वे आउट, कि कई बार हम ना ही इमोशन ओरिएंटेड होते हैं, ना ही टास्क ओरिएंटेड होते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कि एग्जाम आ रहा है, मुझे पता है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम तो भाई कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ना भी करूंगा तो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब इमोशन भी नहीं बदल रहा हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं, अवॉइड कर रहा हूं कि एग्जाम आ रहा है, पर चल मूवी देख लेते हैं यार, दिमाग से स्ट्रेस निकलेगा। अबे यार एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ नहीं आता, क्या करें? छोड़ यार, इस थॉट को मन से निकालो। अभी ना, अभी नहीं है ये। तो हम उस सिचुएशन की सीरियसनेस को ही कम कर देते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, अभी तो बहुत दूर है। तो हम डिले कर देते हैं किसी काम को, अवॉइड कर देते हैं उस थॉट को।
उसकी सीरियसनेस को कम कर देते हैं। जैसे कि दोस्त को किसी को फ़ोन मिला दिया कि भाई यार और सुना क्या बात चल रही है, या मतलब मूवी-वूवी देखने चले गए, थोड़ी देर अपना ध्यान को बदल लिया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अवॉइडेंस ओरिएंटेड। तो एंडलर और पार्कर ने बोला 2 नहीं भाई 3 तरीके हो सकते हैं। या तो सिचुएशन को बदल दो, यानी कि सॉल्यूशन तक पहुँच जाओ, या फिर इमोशनली भाई रो भी लो आप, तो वो भी इमोशन ओरिएंटेड ही है कि चल थोड़ी देर रो लेंगे, मन हल्का हो जाएगा तो ठीक फ़ील होगा। तो इमोशन ओरिएंटेड हो जाओ, या रो लो, या भाई इमोशन बदल लो, उस चीज़ के बारे में कंट्रोल कर लो, और या फिर अवॉइडेंस ओरिएंटेड। तो अब इसके बाद इस चैप्टर के जो कुछ बेसिक अब टॉपिक बच गए हैं, उन पे चलते हैं, और ये टॉपिक बहुत जल्दी से हम खत्म कर लेंगे, मतलब बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाएँगे, क्योंकि इस इसमें बहुत कुछ याद करने वाला ना है ही नहीं है। ये बस टर्म ही जो लिखे हैं इतने ही बस इसमें आपने याद करना और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स। टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स कह लो, टाइप ऑफ स्ट्रेस कह लो, सेम बात है। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रेसर लिखा है सेम को, और यहाँ लिखा है टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये ऐसा क्यों है ये भी बताया तो मैं। इसमें क्या होता है कि फिज़िकल स्ट्रेसर अगर कोई है हमें, यानी कि कोई फिज़िकल चीज़ की वजह से हमें कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो उस वाले स्ट्रेस को हम फिज़िकल स्ट्रेस कहते हैं। तो सेम ही बात है, मतलब चाहे इसे बोल दो भाई टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स पढ़ रहे हैं, चाहे इसे बोल दो टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ है। सबसे पहले हमें बताया गया फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस वो स्ट्रेस की कैटेगरी है जहां पर हमें कुछ फिजिकली हो रहा है या फिर हमारे एनवायरमेंट में कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें जब स्ट्रेस हो तो दैट इज नोन एज फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सिंपल। जैसे कि फिजिकल में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, कोई माल न्यूट्रिशन हो गया किसी को, कोई बीमारी हो गई भाई किसी को, उस वजह से भी तो हमें स्ट्रेस होता है, तो वो फिजिकल कैटेगरी में आ जाएगा। एनवायरमेंटल क्या हो गया कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से हमें स्ट्रेस होता ही नहीं होता भाई, बहुत होता है यार, इतना पॉल्यूशन हो दिमाग खराब हो गया, सांस नहीं आ रही, दिक्कत हो गई, उस वजह से स्ट्रेस होता है। क्राउडिंग हो गई कहीं पे, मेट्रो में भीड़ है भाई, उस वजह से स्ट्रेस होता है। नेचुरल डिजास्टर आ गया, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब जब फिजिकल कुछ हो रहा है सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, उस वजह से जब हमें कुछ हो तो दैट इज फिजिकल और देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हर किसी का यूनिक होता है, क्योंकि हम सबकी साइकोलॉजी एक दूसरे से अलग है, हम सबके सोचने का तरीका, इमोशन, बिहेवियर सब अलग है भाई। तो इसीलिए हर इंसान का एक अपना अलग तरीके का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो हम बोलते हैं यूनिक तरीके का स्ट्रेस होता है जो कि सब्जेक्टिव होता है हर इंसान। अब इसके अंदर 4 सब पार्ट आते हैं, यानी कि 4 तरीके के साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं। सबसे पहला आता है फ्रस्ट्रेशन। ये आपने सुना होगा शब्द। फ्रस्ट्रेशन क्लास 11th में भी शायद आपने पढ़ा हो, या शायद वो चैप्टर कट गया था। सो फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है ब्लॉकेज ऑफ नीड। जब हमारी कोई नीड ब्लॉक हो जाती है ना, उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है उसको हम फ्रस्ट्रेशन का नाम देते हैं। कभी इसे नोटिस कर लेना, इस डेफिनेशन को अपनी रियल लाइफ में लगा के आपको समझ आ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन हमेशा आपको तभी महसूस होगी, ये इमोशन का, जब आपकी कोई ना कोई नीड ब्लॉक हो रही होगी किसी तरीके से। जैसे कि भूख लगी है, पर किसी भी तरीके से खाना भी नहीं खा सकते हम। उसकी वजह से क्या होता है, मन में फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ब्लॉकेज ऑफ नीड की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, और ये फ्रस्ट्रेशन एक तरीके का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। देन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब है जब 2 क्लैशिंग नीड्स के बीच में से किसी एक को हमें चूज़ करना पड़े, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 2 इनकम्पैटिबल ऑप्शंस में से, 2 इनकम्पैटिबल नीड्स में से किसी एक को हमें चूज़ करना पड़े। इनकम्पैटिबल मतलब जो 2 चीज़ें साथ में नहीं जा सकती। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि भई पिज़्ज़ा खाओगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, तो इसमें तो आप बोलोगे कि भाई क्या दिक्कत है, दोनों ले आ यार। तो ये इनकम्पैटिबल नहीं है, ये कंपैटिबल हो गई, ये साथ जाने वाली चीज़ें हैं। इनकम्पैटिबल नीड का मतलब होता है कि मैं आपसे पूछूँ भाई तू पेप्सी पिएगा या कोक पिएगा? भाई चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा? तो मतलब कि जो इनकम्पैटिबल है, अब हमें 2 में से एक चूज़ करना है। इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हो सकता है जो अभी आप लोग फ़ील करोगे। भई अब 12th खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है? इतनी सारी फ़ील्ड हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, बीए किसमें करनी है, बीएससी कैसे करनी है, क्या चक्कर है? तो बेसिकली ये सब आप चूज़ करोगे। बहुत सारी इनकम्पैटिबल नीड में से, ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट। और ये कॉन्फ्लिक्ट भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होते हैं, तो भी हम स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके बाद आता है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर बहुत ही बढ़िया सा शब्द है, और हम सब ने ये कभी ना कभी फ़ील किया है। इंटरनल प्रेशर का मतलब होता है जो हमारी खुद से खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो कि हमारे खुद के ही बिलीव्स की वजह से हमारे अंदर मन में एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं कि भाई साहब मैं तो ये कर दूँगा, अगले 5 साल में बिलियनियर बन जाऊँगा, और बाद में जाके पता चलता है कि मैंने सोचा था अभी मैं नोट कमा रहा हूँ और अभी भी बैठा मैं नोट्स ही बना रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि इंटरनल प्रेशर हमारी खुद की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं खुद ही से, कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो एक्सपेक्टेशन होती है कि 99 नंबर तो कम से कम आएँगे, वो 98 रह जाएँ तो भाई जो दुःख होता है, किसी-किसी को होता है, सबको नहीं होता है वाला।
तो बेसिकली वो होता है इंटरनल प्रेशर कि जब खुद की एक्सपेक्टेशन की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, अपने आप को ही प्रेशर दे देते हैं अपने दिमाग में, दैट इज इंटरनल प्रेशर। सोशल प्रेशर अगला पॉइंट। सोशल प्रेशर क्या होता है? इंटरनल प्रेशर से अलग होता है। इंटरनल में अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन थी। सोशल प्रेशर होता है कि मेरी मौसी क्या बोलेगी भाई, चाची क्या बोलेगी भाई, ये पड़ोस वाली आंटी क्या बोलेगी भाई, शर्मा जी का बेटा ऐसा है वैसा है, तो भाई मेरा क्या बनेगा, मेरे को कंपेयर करेंगे। मम्मी पापा को क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। इस तरीके के जो थॉट है, जो सोसाइटी के रिलेटेड थॉट्स हैं, जो हमारे मन में प्रेशर बना हुआ है कि सोसाइटी को खुश करना है भाई साहब, सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा करना है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये जो मन में प्रेशर होता है उसको बोला जाता है सोशल प्रेशर। तो जो सोशल डिमांड्स हमें लगता है कि लोगों की है हमसे, उनको मीट करने का जो प्रेशर होता है। टीचर सोचती है मैं स्मार्ट बच्चा हूँ भाई साहब, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे इतने नंबर तो आने चाहिए। इस प्रेशर को इंटरनल प्रेशर नहीं कहेंगे, ये प्रेशर होगा सोशल प्रेशर। ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकली यानी कि दिमाग के अंदर ही है हमारे, पर रिलेटेड टू सोसाइटी। उसके बाद सोशल स्ट्रेस। अब सोशल प्रेशर और स्ट्रेस में कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। सोशल स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है आपके सोसाइटी में, है ना? किसी लोगों के साथ फिजिकली आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सामने से कोई बात हो रही है, किसी से मतलब बातचीत कर रहे हो, किसी सोशल इंटरेक्शन की वजह से जब आपको स्ट्रेस हो, दैट इज नोन एज सोशल स्ट्रेस। सोशल प्रेशर, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो आपके मन के अंदर की बात है, और सोशल स्ट्रेस उसको बोलते हैं जब फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है किसी के साथ, तो तब स्ट्रेस हो रहा है। यानी कि जब तक तो आपके मन में है कि पड़ोस वाली आंटी क्या बोलेगी, फेल हो गया तो क्या होगा, तब तक वो सोशल प्रेशर है आपका। पर जब वो सही में घर आ जाएं और आपको मुंह पे आके सुनाने लग जाएं, और फिर आप भी कोई जवाब दो, तू मैं हो जाए, वहां पे पूरी बहस हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे सोशल स्ट्रेस। फिर वो सोशल प्रेशर नहीं रहेगा, फिर वो एक लेवल बढ़ के सोशल स्ट्रेस बन जाएगा। ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है। इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं, वो है स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस एंड हेल्थ एक बेसिक सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या आपको बताया जाता है, इसमें कुछ मेन चीजें जो मैंने उठा के यहाँ पर रखी हैं आपके लिए। तो एक सबसे जरूरी शब्द इस टॉपिक के अंदर आता है, बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब हम थोड़ा बहुत पहले समझ चुके हैं, इसकी डिफाइन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इसका ये मतलब होता है कि जब हम फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली तीनों तरीके से, मतलब पूरी तरीके से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है पूरी ड्रेन्ड आउट हो चुकी है। साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली हम बिल्कुल थका हुआ फील कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो चुकी है हमारी पूरी एनर्जी। वही वाला सिनेरियो जब वो ग्लूकोज की एड में जो दिखाते हैं, वो बिल्कुल हम फील कर रहे हैं, उस स्टेट को बर्नआउट बोला जाता है। कि पूरा फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से बिल्कुल थक चुके हैं, खत्म, अब कुछ नहीं अंदर। इसको बर्नआउट कहा जाता है। ठीक है? इसके बाद इसमें बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताई गई है कि कैसे स्ट्रेस का रिलेशन है हेल्थ के साथ। तो इसमें बताया गया है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इलनेस ऑल्सो। मतलब ये जो स्टेट्स अगर आप देखोगे तो भाई साहब कितना खतरनाक है कि 50 से 70% बीमारियां जो हमें होती हैं, फिजिकल बीमारियां, उनमें पीछे कारण कुछ और नहीं होता। ज्यादातर चांस में 70% तक इवन ये माना गया है कि स्ट्रेस उसके पीछे कारण होता है। तो फिजिकल बीमारी के पीछे भी स्ट्रेस कारण हो सकता है, राइट? और ये क्यों है हमने पढ़ ही लिया, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी। ऑब्वियसली हो सकता है यार, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को भी वीक करती है। उसके बाद एक और ये है कि स्ट्रेस अगर आपको है तो ऑब्वियसली आपके इल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये भी अगेन इम्यून सिस्टम, तो इंक्रीज हो जाते हैं हमारे चांसेस ऑफ बिकमिंग इल अगर हमें स्ट्रेस है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस और हेल्थ के अंदर बताए गए थे। बाकी बात बेसिक एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। वरना रीड ना भी करोगे तो चलेगा अपनी बेसिक कॉमन सेंस के साथ। ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कि भाई अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, रिलैक्सेशन टेक्निक, कि भाई बॉडी को रिलैक्स करो। योगा-वोगा के कुछ आसन-वासन होते हैं भाई साहब, वो करो, आप ऑब्वियसली रिलैक्स होगे। तो मतलब कुछ टेक्निक आपको बताई गई हैं, लाइक बॉडी को रिलैक्स करके आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को बेसिकली फॉलो करके आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी मतलब बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि भाई आपने सुना होगा हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो भाई एक्सरसाइज करो, उससे भी आपकी स्ट्रेस मैनेज हो सकती है। देन मेडिटेशन। मेडिटेशन भी बहुत बेसिक सा पॉइंट आ गया, मतलब किसी एक चीज पर जब हम ध्यान को केंद्रित करके रखते हैं, अपनी अटेंशन को फोकस करके रखते हैं किसी एक चीज पर, थॉट्स को कम अपने दिमाग में आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी मेडिटेशन वगैरह बेसिकली अगर हम करें तो उससे भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद ये 3 अब थोड़ी-सी यहाँ पे टेक्निकल चीज़ मैं बोलूँगा आती है। सबसे पहली उसमें से बायोफीडबैक। बायोफीडबैक का क्या मतलब होता है? इसको ये 2 शब्दों से मिलके बना है शब्द, बायोलॉजी और फीडबैक। तो बायोलॉजी का फीडबैक जब हम खुद को देते हैं, अपनी ही बायोलॉजी का, इस प्रोसेस को बायोफीडबैक कहा जाता है। लेट्स से कोई चोर चोरी करके भाग गया आपका फ़ोन। इस टाइम पर क्या कंडीशन हो रही होगी आपकी बायोलॉजिकली? पसीने आ रहे होंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी,
बीपी अप डाउन हो सकता है। मतलब बायोलॉजिकली जो भी चेंजेज़ हैं, आपको फ़ील हो रहा है हाँ यार मेरे अंदर एड्रेनलिन रश हो रहा है, मेरा दिल की धड़कन भाई तेज़ है पहले से, यार मुझे इतनी स्वेटिंग तो नहीं होती, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली अपने अंदर की बायोलॉजी में जो भी कुछ चेंजेज़ हो रहे हैं उसको आपने ऑब्ज़र्व किया, खुद ही को बताया कि भाई देख ये सब हो रहा है, फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश। इस प्रोसेस को बायो फीडबैक कहा जाता है, मतलब अपनी बायोलॉजी का खुद को फीडबैक देना, तो इससे भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, ये भी एक अच्छी टेक्निक है, ठीक है? इसके बाद क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन। क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन ये भी थोड़ा-सा टेक्निकल बट इसमें बेसिक ही बात है कि आप क्रिएटिवली विजुअलाइज़ कर सकते हो, इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हो स्ट्रेस को मैनेज करने। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आँखें बंद करो, करो। सोचो कि जैसा भी आपका ड्रीम हाउस है जो आप कभी ज़िंदगी में बनाना चाहते हो, बिल्कुल वैसा, बढ़िया-सा आपने बना लिया। अब आप बैठे हो, जो लोग आपको चाहिए उस घर में अपने साथ, गिनती के कुछ लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो हमें चाहिए अपने साथ, हैं? अपना परिवार, माता-पिता, इसके अलावा जितने भी जो अच्छे आपको चाहिए लोग भई अपने आस-पास के, वो सब आपके साथ वहाँ पे हैं, उस बढ़िया से घर में। और बहुत अमीर आप नौकर-चाकर बिल्कुल बहुत सारे मतलब आपने भाई साहब रखे हैं, बहुत ही गाड़ियाँ-वाड़ियाँ हैं सारी आपके पास और जो सब आपको चाहिए सब कुछ आपके पास। अच्छा फ़ील हो रहा है ये सब महसूस करके? अंबानी जितने आप अमीर हो गए, लेट्स से। तो मतलब कि बहुत बढ़िया से ऐसा कुछ बढ़िया इमेजिन कर लो, अच्छा विज़ुअलाइज़ कर लो बट इसमें ये माना जाता है कि अगर कोई एम हो हमारा विज़ुअलाइज़ेशन का कि मैं ये विज़ुअलाइज़ क्यों कर रहा हूँ? तो विद एम अगर विज़ुअलाइज़ेशन करी जाए, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके भी आते हैं और लाइक इससे भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है? क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन ये एक टेक्निक है जो साइकोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। देन सीबीटी, सीबीटी आपकी चैप्टर नंबर 5 में हम ये थेरेपी पढ़ेंगे, वही थेरेपी है बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करके जो इसके अंदर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उसका इस्तेमाल करके भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, इसमें सिंपली बताया गया। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट पहले जानने की कोशिश करता है कि दिक्कत क्या है। देन वो आपको कुछ टेक्निक्स बताता है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव दोनों टेक्निक। यानी कि बिहेवियरल लेवल पे क्या कुछ आप कर सकते हो और कॉग्निटिव लेवल पे क्या कुछ आप कर सकते हो दिमाग लेवल पे। तो बिहेवियर में कुछ आपके चेंजेस करने को कहेगा, कुछ आपके दिमाग में सोचने के इर्रेशनल थॉट को रैशनल में कन्वर्ट करने के कुछ चेंजेस आपको बताएगा। एंड देन आपने उसे अप्लाई करना होगा। तो बेसिकली असेसमेंट सबसे पहले होता है जो मैंने बोला कि वो जानने की कोशिश करता है। तो असेसमेंट देन वो आपको कुछ टेक्नीक बताता है कि आप ये कर सकते हो बिहेवियरल लेवल पे और कॉग्निटिव लेवल पे एंड देन उसको अप्लाई करना लाइफ में यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। सो असेसमेंट, टेक्नीक्स और इम्प्लीमेंटेशन और ये बताएगा आपको कौन? साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करेगा, जानेगा कि क्या दिक्कत है, देन आपको कुछ टेक्नीक बताएगा कि आप ये कुछ कर सकते हो और देन आपको इम्प्लीमेंट उसे करना होगा अपनी लाइफ में। ये 3 पॉइंट आपने लिखने होते हैं सीबीटी वाले पॉइंट के अंदर, तो मतलब ये सॉरी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का आप इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है लाइफ स्किल लास्ट टॉपिक है, इसको बाद में ही करते हैं, बहुत बेसिक टॉपिक है। तो अगला टॉपिक पे आते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस का मतलब है कि अब स्ट्रेस से हमें किस-किस तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं। तो स्ट्रेस अगर किसी को है तो इमोशनल इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते? इमोशनली भाई साहब कितना हम डाउन फील करते हैं, सारे ही नेगेटिव इमोशन हम फील करते हैं। तो मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशन का नाम दे दो वो स्ट्रेस में होगा, डिप्रेस्ड मूड हो जाना हमारा, सैडनेस फील करना, किसी मतलब ज़्यादा अच्छे इमोशन को फील ना कर पाना, खुश ना हो पाना, मूड स्विंग्स होना बहुत सारे, तो ये सब चीज़ें आप बेसिक इमोशन में लिख सकते हो। अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, मैं तो कहूँगा एनसीईआरटी भी छोड़ो, जो आपको स्ट्रेस की वजह से इमोशनल इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो इसमें लिखो तो बढ़िया रहेगा। फिर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि बॉडी में जो चेंजेज़ आते हैं, इसके लिए एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी। तो मतलब बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि नहीं बढ़ जाती? कोई आपका फ़ोन चुरा के ले गया, स्ट्रेस होता है ना उससे, तो उससे क्या होता है? दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, भाई साहब इतना तेज़ धड़कने लग जाता है, दिल के पता नहीं क्या ही हो गया। तो दिल की धड़कनें बढ़ जाना, या फिर ब्लड प्रेशर में कम-ज़्यादा कुछ हो जाना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना या फिर हमारे अंदर एड्रेनलिन का रश हो जाना, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा होना। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस में प्रोड्यूस होता है, तो ये वाला हार्मोन हमारे अंदर ज़्यादा आने लग जाता है। तो ऐसे कुछ मतलब इनमें से कुछ 1-2 पॉइंट जो आपको याद रहें, वो आप लिख सकते हो फिजियोलॉजिकल चेंज में, कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेज़ हो जाते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है। देन कॉग्निटिव लेवल पे ऑब्वियसली यार माइंड लेवल पे तो फ़र्क पड़ेगा ना, हमारी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती भाई किसी जगह पर अगर मन में कोई स्ट्रेस चल रहा हो, तो पढ़ा भी नहीं जाता कई बार और भी मतलब कई जगह पे ध्यान नहीं दिया जाता हमारा, तो कंसंट्रेशन वीक हो जाती है। मेंटल ओवरलोड फ़ील होता है कि नहीं होता? कि भाई साहब कितना कुछ है यार अभी, ओवरथिंकिंग में कई बार हम इंडल्ज हो जाते हैं। तो दिमाग के लेवल पे मतलब अब कुछ चेंजेज़ होते हैं, तो वो भी स्ट्रेस का एक इफ़ेक्ट है, ठीक है? कॉग्निटिव लेवल पे। देन बिहेवियरल लेवल पे क्या होता है कि लोग सेल्फ हार्म के बिहेवियर तक भी जा सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। जैसे कि ईटिंग लेस न्यूट्रिशन फूड या फिर अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा देना।
तो अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए बुरी है, हमें पता है बुरी है। तब भी स्ट्रेस में कई लोग कहते हैं कि भई हम तो स्ट्रेस की वज़ह से पी रहे हैं। हालाँकि ये है एक्सक्यूज़ ही, पर ऐसा माना जाता है कि बिहेवियरल इम्पैक्ट भी आ सकता है और उसका कारण ये नहीं है कि हम आपको भाई साहब कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। कारण उसके पीछे ये होता है कि आप खुद को हार्म करने के लिए बिहेवियर कर रहे हो। कुछ लेस न्यूट्रिशन आप खा रहे हो फूड, जो कि आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं है। अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हो क्योंकि आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बिहेवियरल इफ़ेक्ट में बेसिकली ये होता है कि सेल्फ हार्म के बिहेवियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं स्ट्रेस में, तो ये एक बिहेवियरल इफ़ेक्ट है स्ट्रेस का, ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक आता है सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस कि हमें कहाँ-कहाँ से स्ट्रेस मिल सकता है? क्या कुछ मेजर सोर्सेज़ हैं स्ट्रेस के? तो स्पेसिफिक वाइज़ जाएँगे तो बहुत सारे सोर्स निकल आएँगे ना कि एग्ज़ाम में फेल हो जाना, इधर भाई दोस्त से लड़ाई हो जाना, मम्मी-पापा से डाँट सुन लेना, कोई जो भी हम चाहते हैं वो ना हो लाइफ़ में, तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। उसमें क्या है? दोस्त कहीं घूमने गया, हमें साथ नहीं ले गया, तो भी स्ट्रेस हो जाता है। तो स्पेसिफिक बोलें तो बहुत सारे हो जाएँगे सोर्स, तो इसलिए हम कुछ कैटेगरी में उसे बाँट देते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी बना दी, 3 कैटेगरियाँ। एक लाइफ़ इवेंट, यानी कि ज़िंदगी में होने वाले टोटल चेंजेज़। लाइफ़ इवेंट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ज़िंदगी में हमारे अभी तक जितने भी चेंजेज़ हुए हैं, हर वो चेंज, हर वो बदलाव अपने साथ एक कैपेसिटी लेके आया था हमें स्ट्रेस देने की। तो हर चेंज जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है, कोई बड़ा मेजर चेंज, उसको हम बोलते हैं लाइफ़ इवेंट, यानी कि टोटल लाइफ़ की होने वाली घटनाएँ, जितनी भी होती हैं। तो वो घटनाएँ हमें लाइफ़ की जो चेंजेज़ हैं, हमें स्ट्रेस दे सकती हैं, तो इसलिए हमने सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस में रखा है लाइफ़ इवेंट। इसमें 2-3 बातें और आपने लिखनी होती हैं कि जितनी ज़्यादा लगातार ये लाइफ़ इवेंट होते रहेंगे, उतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस ये देंगे। और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के होंगे और जितने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वे में होंगे कि हमें नहीं पता कि अभी कोई चेंज होने वाला है, तो ज़्यादा स्ट्रेस देगा। लेट्स से किसी के फादर का सडनली, मदर का, किसी का भी मतलब जो कमाता है घर में, उसका भई सडनली ट्रांसफ़र हो गया कहीं पे। तो अगर आप अभी 18 साल से एक जगह पर रह रहे हो, अब सडनली आपको किसी और शहर में जाके रहना पड़ जाए, तो ये स्ट्रेसफुल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये आपके लिए एक लाइफ़ इवेंट। तो लाइफ़ इवेंट मतलब कोई मेजर चेंज जो कि आपकी ज़िंदगी में हो रहा है और वो जितने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वे में होंगे चेंज, जितनी ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली बार-बार होते रहेंगे, उतनी ज़्यादा ही हमें स्ट्रेस देंगे। इसके बाद आता है स्ट्रेस एंड लाइफ़स्टाइल। तो जैसे कि बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक था ना ऊपर स्ट्रेस एंड हेल्थ, वैसा ही ये पैराग्राफ एक स्ट्रेस एंड लाइफ़स्टाइल का आपको दिया गया आपकी एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या बताते हैं, बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले जैसे कि उसमें एक मैंने ज़रूरी शब्द बताया था बर्नआउट, ऐसे ही यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आती है पैथोजेन्स। पैथोजेन क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिज़िकली बीमार कर सकती है। हर इस चीज़ को आप बोलोगे कि भाई साहब ये मेरे लिए पैथोजन है। कोविड वायरस था, हाँ भाई मुझे बीमार कर सकता है फिज़िकली, मेरे लिए पैथोजन है। हवा में पॉल्यूशन में कोई एलिमेंट है, पीएच जिसे बोलते हैं भाई वो मुझे बीमार कर सकता है, चल भाई ये मेरे लिए पैथोजन हो गया। कोई बैक्टीरिया खा लिया गलती से, मतलब कुछ गलत था भई कुछ खाने-वाने में, उसकी वजह से बीमारी हो गई तो वो मेरे लिए पैथोजन है। तो पैथोजन मतलब हर ऐसी चीज़ जो कि आपको फिज़िकली बीमार कर सकती है। ऑल द थिंग्स दैट कैन मेक्स अस फिज़िकली इल आर नोन एज़ पैथोजेन्स, ठीक है? अब इस टॉपिक में बहुत सिंपल सी बात बताई गई है कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जिस पर्सन को स्ट्रेस है वो पर्सन एक अनहेल्दी तरीके का लाइफ़स्टाइल जीता है। और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे जीता है? क्योंकि जब उसे स्ट्रेस होगा तो वो चांसेस ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड विद पैथोजन को बढ़ा लेगा। यानी कि जिस इंसान को स्ट्रेस है, उसका लाइफ़स्टाइल खराब हो जाएगा और जब लाइफ़स्टाइल खराब हो जाता है, तो चांसेस ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड विद पैथोजन आर ऑलवेज़ इंक्रीज़्ड। यानी कि वो संभावना बढ़ जाती है कि हम पैथोजेन्स से अपने आप को एक्सपोज़ करवा लें, गलती से मतलब ना चाहते हुए भी। तो लाइफ़स्टाइल खराब हो जाता है स्ट्रेस की वजह से और उसकी वजह से भी हमें देन दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। देन अगला टॉपिक आता है स्ट्रेस रेज़िस्टेंट पर्सनैलिटी। स्ट्रेस रेज़िस्टेंट पर्सनैलिटी एक अलग से इसके अंदर टॉपिक आपको बताया गया। ये एक्चुअली बहुत रिसर्चेज़ हुई थी साइकोलॉजी में, तो उसके बाद हमें पता चला, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। इसमें उन्होंने क्या बताया कि यार कई बार तो क्या होता है कि जैसे हमने इसमें पढ़ा कि स्ट्रेस की वजह से हेल्थ खराब हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से भाई हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ा कि कैसे हमारा साइटोक्सिसिटी लेवल कम हो सकता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है ना। पर रिसर्चर्स ने ये पाया कि कुछ परसेंट लोग ना ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको कि स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। यानी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है पर इम्पैक्ट स्ट्रेस का उन पे ज़्यादा नहीं होता। ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों को सेल्फ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी कहा जाता है। पीपल हु हैव हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बट अ लो लेवल ऑफ इलनेस। ऐसी पर्सनैलिटी जो लोग रखते हैं उनको स्ट्रेस कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये रिसर्चेज़ में ये पाया गया, जो उनका कंक्लूज़न था कि यार इन लोगों के अंदर ना एक ट्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं हार्डीनेस। हार्डीनेस मतलब सख्ती, से लिटरली वही है इसका मतलब, जो ज़ाकिर खान बोलता है ना सख्ती, तो सख्ती मतलब इनके अंदर होती है, बट नॉट इन दैट सेंस, ज़ाकिर खान वाले सेंस में नहीं, इन सेंस ऑफ दिस 3 सीज़। तो यानी कि हार्डीनेस का ट्रेट ये लोग पोज़ेस करते हैं और हार्डीनेस का मतलब होता है ये 3 कि ये हर चीज़ को एज़ अ चैलेंज लेते हैं
हर चीज़ को ये मानते हैं कि मेरे कंट्रोल में है और हर चीज़ के लिए कमिटमेंट शो करते हैं। यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी अगर चेंज हो रहा है ना, तो वो उसे एज़ अ चैलेंज लेते हैं। यानी कि वो नेगेटिव वाला स्ट्रेस में अगर उन्हें हो भी रहा है पॉइंट, तो वो उसे थ्रेट या हार्म की तरह परसीव नहीं करते, एज़ अ चैलेंज परसीव करते हैं, क्योंकि चैलेंज अपने साथ अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो लेके आता है। तो उनको लगता है कि भाई बढ़िया यार, मुश्किल चीज़ है, तो चल मैं इसको पार करूँगा और बेटर होके निकलूँगा इससे। तो हर चीज़ को एज़ अ चैलेंज ये लोग देखते हैं और ये मानते हैं कि इनकी ज़िंदगी का कंट्रोल इनके खुद के ही हाथ में है, इसलिए इनको कंट्रोल फ़ील होता है अपनी लाइफ़ पे अपना खुद का। तो ये कंट्रोल महसूस करते हैं ज़िंदगी की हर सिचुएशन पे अपना, और हर चीज़ को करने के लिए एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट ये लोग शो करते हैं। तो 3 सीज़ का कॉम्बिनेशन होता है दिस ट्रेट ऑफ हार्डीनेस, और ये ट्रेट ऑफ हार्डीनेस होता है स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी के लोगों के अंदर। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है बट लो लेवल ऑफ इलनेस है। ठीक है? समझ आ गया? अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि होता है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो ज़िंदगी जीने की कला। तो इसका मतलब होता है कि एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर टू डील इफेक्टिवली विद लाइफ चैलेंज। जिंदगी के साथ, जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उनके साथ डील करने के लिए हम एक पॉजिटिव बिहेवियर रख सकें और अडेप्टिव बिहेवियर रख सकें, कि जिंदगी के साथ ढल सकें, उन सिचुएशंस में अपने आप को ढाल सकें। ऐसी एबिलिटीज को लाइफ स्किल्स कहा जाता है। Basically, life skills are those abilities which makes our life much more easier and makes us deal with the negative outcomes of our life, negative all the things that we feel in our life. तो जब हमें हमारे अंदर लाइफ स्किल्स होती हैं, तो हम हमारी ज़िंदगी आसान बन जाती है और हम अपनी ज़िंदगी की दिक्कतों के साथ डील कर सकते हैं, और लाइफ स्किल्स को कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? अब कुछ बेसिक लाइफ स्किल आपको आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे बताई गई हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हो। कुछ-कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, बाकी एटसेट्रा लिखा है कि अपने एनसीईआरटी के इस पेज नंबर से पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होती है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है बीइंग कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर यू आर सेइंग। कई बच्चे होते हैं मतलब बात अपनी सही से नहीं रखते यार, तो वो नहीं करना होता है। असर्टिव एक लाइफ स्किल है आपकी, बीइंग असर्टिव, कि जो भी मन में है बोलो, मतलब ढंग से बोलो, ऐसा अपना कॉन्फिडेंट रख के बोलना होता है अपनी बात को। तो बीइंग कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग एनीथिंग, दिस इज द स्किल ऑफ असर्टिवनेस। ये भी आपके अंदर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए और सेल्फ केयर होना चाहिए। एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो मतलब ऐसी सारी स्किल्स को लाइफ स्किल कहा जाता है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, वो है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट पे क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर से, मतलब कई बार बन जाता है। तो टेंजिबल, इन्फॉर्मेशनल और इमोशनल, ये 3 तरीके की सोशल सपोर्ट्स होती हैं। टेंजिबल मतलब कोई भी फिजिकल तरीके की सपोर्ट। आपका दोस्त हॉस्पिटल में है, उसके पास पैसे नहीं है, आपने उसको पैसे भेज दिए, कि ये सपोर्ट होगी। ये इस तरीके की सोशल सपोर्ट है जो कि टेंजिबल की कैटेगरी में है, यानी कि मनी आपने भेजी, फिजिकल कोई चीज़ है, फिजिकल हेल्प आपने किसी को दी, है ना? आप किसी को उठा के हॉस्पिटल ले गए, फिजिकली आपने उसकी हेल्प करी, तो टेंजिबल सपोर्ट के अंदर वो आता है। इमोशनल सपोर्ट, कोई आपका दोस्त का ब्रेकअप हो गया, वो उदास है, तो आप उसके साथ जाके बैठ गए, उसको थोड़ा-सा ठीक फ़ील करवाने के लिए, उसकी बात को सुना, उसको इमोशनली अच्छा फ़ील करवाया, तो ये इमोशनल सपोर्ट होता है। इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होती है, कि किसी ने आपको कोई अच्छी सलाह दे दी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये सपोर्ट को इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट कहा जाता है। तो बेसिकली टेंजिबल, इन्फॉर्मेशनल, इमोशनल, ये 3 तरीके की सोशल सपोर्ट होती हैं, और दिस इज़ ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 3। आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे बढ़िया तरीके से, कोई डाउट नहीं बचा होगा। स्टिल कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दे सकूँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इससे हमारा थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ती है कि अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे देख भी रहे हैं, है ना? तो ठीक है, इतना ही था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।